हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 12। बनारस आने की बात काशी को बस शक्ति से मिलने का बहाना चाहिए था। अगले दिन फिर काशी तैयार होकर जैसे ही घर से निकली, आई ने कहा, काशी बिटिया बाहर जा रही हो? जी आई। काशी ने अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमाई और आंखें मीचते हुए कहा, तो एक को काम करो, हमें भी साथ ले चलो, हमको जरा उस सविता से मिलना है। आई ने काशी की तरफ आते हुए कहा, कौन सविता? काशी ने पूछा। हालांकि काशी नहीं चाहती थी कि आई उसके साथ जाए, क्योंकि उसे शक्ति से जो मिलना था। अरे हमारी सहेली है, अब चलो देर ना करो, तुम्हारी फटफटिया पर चलेंगे। कहते हुए आई काशी से आगे निकल गई और काशी उनके पीछे पीछे चली आई। काशी ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की, आई उसके पीछे आ बैठी और दोनों वहां से निकल गई। आई रास्ते भर काशी को कुछ न कुछ बताती जा रही थी। काशी ने आई को उनकी सहेली के घर छोड़ा और कहा, अच्छा आई, आप अपनी सहेली से बातें कीजिए, हम अपनी सहेली से मिलकर आते हैं। सहेली के तुम्हारा प्रेमी? आई ने काशी को घूरते हुए कहा। काशी ने सुना तो उसकी सांसें अटक गई। वह हैरानी से आई को देखने लगी। काशी की शक्ल देखकर आई हंसने लगी और कहा, अरे अरे मजाक कर रहे हैं, जाओ हमको थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुम मिलकर आओ और वापसी में हमारे लिए चाट पपड़ी ले आना, बहुत मन है हमारा। काशी ने सुना तो अपनी आंखों को छोटा किया और आई को घूरते हुए कहा, आप बहुत शैतान हैं, तुमसे कम, अब जाओ देर हो जाएगी। कहते हुए आई अपनी सहेली के घर चली गई। काशी ने खुशी खुशी स्कूटी स्टार्ट की और वहां से चल पड़ी अपनी शक्ति से मिलने। उसे आई की कही बात याद आई तो वह मुस्कुराने लगी। 80 घाट की ओर से निकलते हुए अचानक से एक बाइक काशी के सामने आ गई और काशी को ब्रेक लगाना पड़ा। काशी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि बाइक वाला लड़का रॉन्ग साइड से आ रहा था। उसने काशी की स्कूटी को तो मारा ही, बल्कि सामने से आती औरत को भी मारते मारते बचा। उस औरत के हाथ से टोकरा भी नीचे गिर गया। काशी अपनी स्कूटी से उतरी, उसने उस टोकरे वाली को संभाला और फिर लड़के पर गुस्सा होते हुए कहा, ए, देखकर नहीं चल सकते? अगर किसी को लग जाती तो? लगी तो नहीं ना, और वैसे भी गलती तुम दोनों की है, लड़के ने कहा और लहराते हुए अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। औरत ने काशी को शुक्रिया कहा और चली गई। काशी भी अपनी स्कूटी की तरफ आई तो नजर स्कूटी के पहिए पर चली गई। ओहो, ये तो पंचर हो गया, इसे भी अभी पंचर होना था। लगता है हम शक्ति से मिल ही नहीं पाएंगे, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है आज। काशी खुद में ही बड़बड़ाने लगी। तभी एक गाड़ी आकर बिल्कुल उसके बगल में रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और एक लड़के ने काशी से कहा, क्या हुआ मैडम, कोनो दिक्कत है तो हम मदद कर दें? नहीं शुक्रिया, कहकर काशी जैसे ही साइड में जाने लगी, आगे बैठे लड़के ने पीछे बैठे कुछ लोगों को इशारा किया। अगले ही पल गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला। 2 लड़के उतरे और काशी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। काशी ने जैसे ही चिल्लाना चाहा, पीछे बैठे एक लड़के ने उसका मुंह बंद कर दिया। अबे पकड़ के रखो बे इसे। ड्राइवर सीट के बगल में बैठे भूषण ने पीछे देखकर कहा। काशी भूषण को पहले से जानती थी, इसलिए जब उसने भूषण को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने महसूस किया कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। सुबह से दोपहर होने को आई, लेकिन काशी घर नहीं पहुंची, ना ही सविता के घर लेने आई को आई। शक्ति को इस बात पर जरा भी आभास नहीं था कि काशी मुसीबत में है। वह बस अपने कामों में लगा हुआ था। वंश अपने दोस्तों के साथ था, उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। और मुन्ना, उसने खुद को बिजी कर लिया ताकि कुछ वक्त के लिए ही सही वह वंश और गौरी के ख्याल को दिमाग से निकाल सके। आई काशी की राह देख रही थी, लेकिन जब काशी नहीं आई तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने तुरंत शिवम को फोन किया और काशी के बारे में बताया। शिवम गाड़ी लेकर सविता के घर चला आया। उसे देखते ही आई ने कहा, पता नहीं काशी कहाँ रह गई, हमसे तो कहकर गई थी कि जल्दी आ जाएगी। हमारा मन तो बहुत ही घबरा रहा है शिवा, हमारी काशी ठीक तो होगी ना?
आई, आप शांत हो जाइए, हम काशी को फोन करते हैं, हो सकता है वो कहीं रुक गई हो। शिवम ने काशी को फोन लगाते हुए कहा। काशी का नंबर बंद था। शिवम ने काशी के दोस्त के घर फोन किया, लेकिन काशी वहां नहीं थी। अब शिवम को चिंता होने लगी। वह आई को लेकर घर पहुंचा। काशी घर में भी नहीं थी और सारिका को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। शिवम ने सारिका से आई को संभालने को कहा और खुद बरामदे में चला आया। उसने वंश को फोन लगाया। कुछ देर बाद वंश ने फोन उठाया और कहा, हाँ पापा, काशी ने तुम्हें कुछ बताया वो कहाँ गई है? शिवम ने पूछा। नहीं पापा, मैं तो सुबह से बाहर हूं, और अब काशी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? वंश ने परेशानी भरे स्वर में कहा। काशी सुबह से घर नहीं आई है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम्हें कहीं मिले तो हमें फोन करना, शिवम ने कहा और फोन काट दिया। काशी लापता है सुनकर वंश दोस्तों के बीच से उठा और जाने लगा, तो उसके एक दोस्त ने कहा, ए वंश, कहाँ चला? अभी तो आए हैं हम लोग। अभी मुझे किसी जरूरी काम से निकलना होगा। काशी घर पर नहीं है और पापा परेशान हो रहे हैं, मुझे उसे ढूंढना होगा। वंश ने कहा, तेरी बहन हम सबकी बहन, चल सब साथ ढूंढते हैं। हो सकता है उसका फोन बंद हो गया हो, टेंशन मत ले, वो मिल जाएगी। वंश के दोस्त ने कहा, चलो। वंश ने कहा तो सभी अपनी अपनी बाइक्स लिए अलग अलग निकल गए। वंश अपनी बाइक लिए बनारस की गलियों में घूमते हुए काशी के दोस्तों से मिला, लेकिन किसी के यहां भी काशी नहीं थी। अब तो वंश को चिंता होने लगी। काशी किसी मुसीबत में है, उसे लगने लगा था। उसने मुन्ना को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी बंद। वंश बाइक लेकर सीधा मुन्ना के घर पहुंचा। उसने बाइक साइड में खड़ी की और अंदर चला आया। अनु ने देखा तो कहा, अरे वंश, तुम कब आए? मैं आपसे बाद में बात करता हूं, कहते हुए वंश सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ये लड़का भी ना हमेशा जल्दी में रहता है, कहते हुए अनु भी वहां से चली गई। वंश मुन्ना के कमरे में आया, देखा मुन्ना कमरे की दीवार के पास बैठा है और आसपास ढेरों किताबें रखी हैं, कुछ बंद तो कुछ अधखुली। एक किताब मुन्ना के हाथ में भी थी, जिनमें वह अपनी आंखें गड़ाए हुआ था। वंश ने मुन्ना के हाथ से किताब लेकर उसे बंद करते हुए कहा, मुन्ना, मेरे साथ चलो। मुन्ना उठ खड़ा हुआ और कहा, वंश, हमें अभी कहीं नहीं जाना, हमारा बिल्कुल मन नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा मुन्ना, तुम मेरे साथ चल रहे हो बस। वंश ने मुन्ना की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, हमने कहा ना हमें नहीं जाना, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? पहली बार मुन्ना ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, जिसे सुनकर वंश भी हैरान था। वंश ने मुन्ना के थोड़ा करीब आकर कहा, काशी सुबह से लापता है, उसका फोन भी बंद है और वो कहीं मिल नहीं रही। अगर अब भी तुम्हें हमारे साथ नहीं आना तो तुम रहो यहीं अपनी दुनिया में, कहकर वंश चला गया। मुन्ना को एहसास हुआ कि अनजाने में उसने वंश पर अपना गुस्सा निकाल दिया। वह वंश को रोकता इससे पहले ही वंश वहां से जा चुका था। मुन्ना ने अपना जैकेट उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। वंश जा चुका था। मुन्ना ने अपनी जीप की चाबी उठाई और घर से निकल आया। काशी वंश और मुन्ना की इकलौती बहन थी और जितना प्यार वंश अपनी बहन से करता था उतना ही प्यार मुन्ना भी करता था। शिवम के आदमी वंश और मुन्ना दिन भर काशी को ढूंढते रहे। मुरारी को जब पता चला तो उसने भी अपनी पार्टी के आदमियों को काम पर लगा दिया, लेकिन काशी का कोई अता पता नहीं था। शाम हो चुकी थी। ब्रिज से गुजरते हुए वंश रुका और किनारे आकर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपनी बहन को कहां ढूंढे। परेशान सा वंश वहां खड़ा नीचे बहते गंगा के पानी को देख रहा था। उसे काशी को ना ढूंढ पाने का अफसोस था और वह काफी उदास भी था कि अगले ही पल मुन्ना ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। मुन्ना को अपने बगल में देखकर वंश के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। मुन्ना के महज साथ खड़े होने से वंश खुद को मजबूत महसूस करने लगा। मुन्ना ने वंश को वहां से चलने को कहा। वंश अपनी बाइक से और मुन्ना अपनी जीप लेकर वहां से निकल गए। दोनों घर पहुंचे और घर में मौजूद पुलिस देखकर किसी अनहोनी के डर से दोनों का दिल धड़का। लेकिन अंदर आकर पता चला कि पुलिस मुरारी ने बुलाई है
सभी घर वाले काशी के लिए परेशान थे और फिर सारिका का तो रो रो कर बुरा हाल था। अनु भी वहीं थी और सारिका के साथ थी। मुन्ना ने वंश को इशारा किया कि वह जाकर अपनी मां को संभाले और खुद जीप लेकर वहां से निकल गया। मुन्ना जीप लेकर एक बार फिर काशी को ढूंढने निकल पड़ा। अभी सूरज डूबा नहीं था। मुन्ना अपनी जीप लेकर 80 घाट की तरफ से निकला। 80 घाट के बाहर खड़ी काशी की स्कूटी जब उसने देखी तो जीप से उतरकर स्कूटी की ओर चला आया। स्कूटी का टायर देखकर मुन्ना को कुछ गड़बड़ लगी। वह वहीं स्कूटी के आसपास घूमने लगा तो उसे नीचे गिरी काशी की टूटी हुई घड़ी दिखाई दी। मुन्ना ने उसे उठाकर देखा। वह समझ गया कि काशी लापता नहीं हुई है, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे अगवा किया है और बनारस में ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता था। उसके बारे में सोचकर मुन्ना की भवें तन गई और गुस्सा उसके चेहरे पर तमतमाने लगा। उसने काशी की घड़ी को जेब में रखा और जीप लेकर वहां से निकल गया। बनारस से बाहर बने अपने फार्म हाउस के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। राजन उसमें से उतरा और अंदर चला आया। अंदर भूषण और राजन के कुछ आदमी थे। राजन को देखते ही भूषण उसके सामने आया और कहा, हमने अपना कहा पूरा किया राजन भैया। अरे जियो भूषणवा, साले तुम ही हमारे सच्चे वाले दोस्त हो। बताओ क्या चाहिए तुमको? राजन ने खुश होकर कहा, अरे हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, बस तुम्हारा हाथ हमरे सर पर बना रहे जे काफी है। भूषण ने राजन को खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, हमारा हाथ और हमारा साथ हमेशा तुम पर बना रहेगा। पहले उसके दर्शन तो कर ले जिसके लिए इतना रिस्क लिए हैं। कहाँ है तुम सबकी भाभी? राजन ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। भूषण ने पास वाले कमरे की ओर इशारा किया। राजन मुस्कुराते हुए कमरे की ओर चला आया। दरवाजा खोलकर वह अंदर आया तो देखा काशी दीवार से पीठ लगाए बैठी थी। उसके हाथ पर पैर बंधे थे और मुंह पर टेप चिपका हुआ था। राजन काशी के सामने आकर बैठ गया। राजन को वहां देखकर काशी की आंखों में डर उतर आया। वह पीछे हटने लगी तो राजन ने कहा, अरे अरे डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बल्कि छुएंगे भी नहीं। बस हम तुमसे शादी करेंगे, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाओगी। का काशी? कहते हुए राजन ने काशी के मुंह से टेप हटा दी। काशी ने गुस्से से राजन को देखा और नफरत भरे स्वर में कहा, नामर्दों की तरह हमें अगवा करके तुम हमसे प्यार करने का दावा कर रहे हो? छी, क्या तुम में एक लड़की का दिल जितनी भी हिम्मत नहीं थी जो तुमने ऐसी घटिया हरकत की? हम मर्द हैं या नहीं ये साबित करने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन हम तुम्हें कोई चोट पहुंचाना नहीं चाहते। कहा है कि हम तुम्हें पसंद करते हैं और चाहते हैं कि तुम भी हमें पसंद करो और हमसे शादी के लिए हाँ कह दो। राजन ने हंसते हुए कहा, अगर हमारे भाइयों को पता चला कि ये घटिया हरकत तुमने की है तो तुम सोच भी नहीं सकते कि वो तुम्हारा क्या करेंगे। काशी ने गुस्से में शक्ति को देखते हुए कहा तो शक्ति हंसने लगा और एकदम से उठ खड़ा हुआ। उसने कमरे में घूमते हुए कहा, तुम्हारा भाई तो क्या, तुम्हारा वो आशिक भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। तुम्हारे सामने लाकर पटकेंगे उसको और उसी की आंखों के सामने तुमसे ब्याह रचाएंगे, याद रखना। कहकर शक्ति वहां से चला गया। काशी अपनी इस हालत पर रोने लगी और शक्ति को याद करने लगी। दिन भर शक्ति अपने काम में लगा हुआ था। वह आज घाट की तरफ आया इस उम्मीद में कि शायद काशी आई हो और वह उससे मिल सके। शक्ति वहीं घाट पर घूमते हुए काशी का इंतजार करने लगा, लेकिन काशी नहीं आई। शाम होने लगी थी, सूरज डूबने लगा था और आसमान लालिमा से भरा हुआ था। चलते चलते शक्ति को ठोकर लगी, साथ ही हिचकी भी शुरू हो गई। उसे लगा जैसे उसके किसी अपने ने उसे दिल से याद किया हो। शक्ति ने काशी को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। उदास होकर शक्ति ने फोन वापस जेब में रख लिया। वह कुछ देर वहीं रुका और फिर घाट से बाहर चला आया। बाहर आकर शक्ति चाय की टपरी की ओर बढ़ गया। उसने चाय वाले से एक चाय देने को कहा। शक्ति के अलावा भी कुछ लोग वहां खड़े थे और किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। शक्ति ने ध्यान नहीं दिया और अपनी चाय का इंतजार करने लगा। चाय वाले ने एक कुल्हड़ शक्ति की तरफ बढ़ा दिया। शक्ति ने एक घूंट भरा ही था कि तब उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अरे भैया, जब बनारस के विधायक की भतीजी सुरक्षित नहीं है तो आम लड़की कहां सुरक्षित होगी? हाँ भैया, मैंने भी सुना पूरा परिवार परेशान है, लेकिन लड़की का कुछ अता पता नहीं है, दूसरे आदमी ने कहा।
अरे हो सकता है किसी लड़के के चक्कर में खुद ही भाग गई हो। तीसरे आदमी ने कहा तो शक्ति को गुस्सा आया और उसने उस आदमी की कॉलर पकड़ते हुए कहा, ए, जबान खींच लेंगे तुम्हारी अगर कुछ भी बकवास की तो। किसी लड़की की इज्जत का ख्याल रखना सीखो, समझे? माफ करना शक्ति भैया, आदमी ने झेंपते हुए कहा। तो शक्ति ने उसे छोड़ दिया और वहां से निकल गया। घाट के बाहर खड़ी उसने बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकला, जैसे वह जानता हो कि काशी कहाँ है। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 12। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहें मैं तेरी हीर।